एक एग्जांपल इसमें रहता है कि अगर मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना पड़े, हम ये सीख चुके हैं इंसर्ट कैसे होगा और व्यू कैसे होगा। अभी हमने यही देखा अगर अपडेट करना हो तो अपडेट किस तरीके से होगा। तो हम ये चेकआउट कर रहे हैं कि जो मेरे पास रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं उन्हें अपडेट कैसे किया जाए। यहाँ एक तो जैसे मेरे पास ये रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं तो हमने इसे अपेंड किया था। अब हम इसमें से इसे सर्च करके देखना चाहते हैं। तो सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मोड लेते हैं AB+। एक तो अपेंड भी हो सके, मतलब राइट भी कर सको आप, प्लस लगने के कारण से रीड भी किया जा सकता है। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पर एक कैर नेम 20 ले लेते हैं, ठीक है, और एक इंट साइज ले लेते हैं। हमने क्या किया, इनिशियली इस साइज नाम के वेरिएबल में हमने वैल्यू डलवा ली साइज ऑफ, जो हमारे ई का साइज है वो लिखने वाला, तो जितना मेरे रिकॉर्ड का साइज होगा वो मैंने इसमें स्टोर कर दिया। अब मैं यूजर से इनपुट कराता हूँ printf एंटर नेम टू अपडेट, मतलब जिस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हो उस रिकॉर्ड के अंदर जो आपने नेम रखा हुआ है वो डाल। नाम याद है लास्ट टाइम हमने क्या रखे थे, जो कल रिकॉर्ड डालते थे, नहीं जो सेव कराते हुए डाला था, राजेश आप कैपिटल था, चलो ठीक है। अब यहाँ आते हैं, अब इसे रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, वाइल fread, किस में रीड करके डाले, ई में, और कितना रीड करें, जितना साइज है एक टाइम पे एक रीड करें, और fp से रीड करें। अगर 1 मिलता है तब तक चलता है। अब हम ये चेक करेंगे strcmp क्या जो नेम आपने इनपुट किया वो e.name से मैच करता है। अगर वो मैच कर गया यानी इक्वल हो गया तो इट मींस आप क्या लिखो, printf एंटर अगेन नेम, देन scanf e.name, देन printf एंटर, इसमें और क्या वैल्यू है, सैलरी, एंटर सैलरी, scanf %f मतलब जो वैल्यू आई हमने सैलरी में डलवा। अब उसके बाद वो क्या कहता है कि चलो ठीक है आपने सैलरी डलवा ली, अब उसे अपडेट कर। अपडेट करने के लिए वो क्या करता है, करंटली आप कहाँ पर हो, आपने जब रिकॉर्ड रीड कर लिया तो आप उस रिकॉर्ड को रीड कर चुके हो। जैसे आपको मान लो कि पहले रिकॉर्ड में मिल गया, पहले रिकॉर्ड में मिला तो रीड करके वो इस पॉइंट पर पहुंच गया। अब आपने बैक उसे उस पॉइंट पे पहुंचाना है, तो हम यहाँ पे बैक उसे पहुंचाने के लिए fseek नाम का फंक्शन है। आप देख फाइल पॉइंटर में मूवमेंट करनी है, कितनी, साइज, और नेगेटिव लगाए। नेगेटिव मतलब पीछे मूव करेगा, पोस्टिंग मतलब आगे मूव करेगा। कहां से, तो मैंने वैल्यू दे दी seek अंडरस्कोर कर, मतलब करंट जहां पॉइंटर है वहां से मूव कर जाए। और अगेन f राइट कर दे, कहां से, जो e के एड्रेस में वैल्यू पड़ी हुई है, जितना साइज है रीड कर दे और fp में राइट कर दे, और यहीं से ब्रेक कर दे। अब यहाँ आते हैं और यहाँ लिख लेते हैं f क्लोज, चलाया, यहाँ पे नेम डाल दिया राजेश, राजेश था, एक बार चेक कर लेते हैं, वो 148.c वाला प्रोग्राम चला लेते हैं। राजेश, राजेश का कैपिटल लिखा हमने, था तो था वैसे, चलाते हैं। जो बाहर आ गया, एक मिनट, क्या दिक्कत हो सकती है इसमें, फिर इसमें क्या फर्क पड़ेगा। चलो एक बार नया रिकॉर्ड डाल के देख लेते हैं।
ये राइट कर दिया। अब राम सर्च हो गया, उसे रामा कर दिया, चलो डाल दिया ये, उसे रिकॉर्ड अपडेट कर दिया। अब उसे चलाते हैं, रन किया, ये कोई दूसरी फाइल है यार, ये वो डैट वाली फाइल नहीं है। वो प्रोग्राम कौन सा था? 148 तो ये रहा। अच्छा इसी में छेद हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप राइट कर सकते। अब जो इसके रीड करने का तरीका है ना, वो बड़ा ही खतरनाक सा, ठीक है। पहले हम ना एक रीड करने वाला प्रोग्राम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे NME 151.c बना लेता हूँ, ठीक है। और इसमें हम क्या ले लेते हैं, आरबी मोड में रीड करते हैं। और जब यहाँ वैल्यू आए तो यहाँ ले लेते हैं printf नेम s e.name, printf सैलरी %f, ये डाला हुआ यहाँ पे स्लैश कर लिया, चलाया तो ये रिकॉर्ड आ गया था, उसमें था नहीं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक। तो रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए हमने क्या किया, इसी प्रोग्राम में चेंज कर दिया। अब रिकॉर्ड डिलीट करने में आप रीड मोड ही रखो, ठीक है। और आप ना एक इसमें एक फाइल पॉइंटर हो ले, यहाँ एक $ft हो ले, ठीक। और हमने यहाँ क्या किया, ft इज इक्वल टू f ओपन एक temp.dat, एक w नाम की फाइल बना ली, ठीक है। मतलब एक फाइल हमने इससे क्रिएट कर दी। हम पूछेंगे उससे कि क्या उसने रिकॉर्ड डालना है, तो अब यहाँ पे जैसे ही रिकॉर्ड डालने की बात आएगी, ये रीड करेगा रिकॉर्ड। रीड करके हम क्या करेंगे, इफ strcmp e.name नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब अगर नाम मैच नहीं करता तो ये करें f राइट कर दें, एड्रेस ऑफ e को जितना साइज है 1 ft कर दें। मतलब इस पूरे होल प्रोसेस में होगा क्या, जहां नेम नहीं मिला उसे मैंने एक अलग फाइल में राइट कर दिया, ठीक। उसके बाद f क्लोज ft कर दिया और ft कर दिया। इतने पॉइंट में कोई डाउट हो तो होगा। किया क्या, जो नाम डिलीट करना है उसे छोड़ के बाकी सारे नाम एक एक करके उसमें डाल दिया। फिर हमने क्या किया, रिमूव कर दी मैंने myfile.myfill.dat वाली फाइल। रिमूव फंक्शन की वजह से परमानेंट डिलीट कर दिया उस फाइल को जो मैं स्टार्टिंग में लेके चला था, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, रीनेम, जो temp.dat फाइल थी उसे रीनेम करके myfill.dat कर दिया। और इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, एक रिकॉर्ड था, चलाया, मैं डाला राम, वापस आए, ओपन किया NME 151.c, रिकॉर्ड चेक किए, ये कौन सा है, डाटा की डाटा क्या कहते हैं डाटा वहाँ पक्का, यहाँ भी और यहाँ भी मिलता है। तो F3 में NME तो कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से वो फाइल ही डिलीट होगी शायद। एक मिनट चेक कर लेते हैं।
पढ़ी तो है भाई, डेटा है बराबर, पर ये फिर रीड क्यों नहीं करना सकते? चेंज किया था हमने, वो कौन सी फाइल में चेंज किया? बड़े चलो कोई नहीं, प्रोग्राम दे संभाल लेना क्योंकि गड़बड़ हो गया। फंडा समझ में आ गया कि वो जैसे रिमूव करने थे इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक सिंपली है, तो यहाँ पे आपके डेटाबेस ऑपरेशन हो जाता है। और इसमें एक मेन फंक्शन जो है वो fseek वाला था, जिसमें 3 आर्गुमेंट आ सकते हैं, seek अंडरस्कोर एंड, seek अंडरस्कोर कर और seek अंडरस्कोर सेट। seek अंडरस्कोर सेट करते हो तो वो आपको फर्स्ट पोजीशन पे ले आएगा आगे पॉइंटर को। seek अंडरस्कोर एंड ऑफ द फाइल ले जाएगा। seek अंडरस्कोर कर का मतलब करंट जहां पर है, तो ये मूवमेंट करने के लिए यूज होता है। और एक फंक्शन इसने और यूज किया, रिवाइंड। जो रिवाइंड नाम का फंक्शन है वो फाइल पॉइंटर को सीधा फर्स्ट पोजीशन में ले जाएगा। इस तरीके से आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगला जो है 13 चैप्टर है, उसमें टॉपिक है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। अब कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे हैं, जैसे हम यहाँ आए, मान लो मैंने एक प्रोग्राम बनाया void main और मैंने यहाँ लिखा printf hello world, इतना प्रोग्राम लिखा। नॉर्मली हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो इस बार आप कंपाइल ना करो, F9 करो। F9 करने से इसकी कमांड बन जाएगी। आप फाइल में गए डोज शेल और यहाँ पे आके आप लिखो क्लियर स्क्रीन और यहाँ लाइन लिखो, प्रोग्राम का नाम था NME 153, एंटर किया तो हेलो वर्ल्ड हो गई। ये जो आपने एक्टिविटी की इसे कमांड लाइन बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे NME 153 लिख दूँ, हेलो वर्ल्ड वेलकम, एंटर करता हूँ, तो ये जो आपने एक्स्ट्रा डिटेल डाली, दिस इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। अब सीए बोलती है कि आप इनको भी कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? आप यहाँ आओ, इस मेन फंक्शन का एक दूसरा सिग्नेचर है ये argc दिया, यानी ये वेरिएबल में क्या होगा, जब कोई कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करेगा तो ये उन आर्गुमेंट्स को काउंट करके इसमें सेव कर देगा। और एक आपका स्टार argv नाम का एरे होगा, पॉइंटर का एरे, जिसमें वैल्यूज आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे printf द कमांड लाइन आर्गुमेंट्स आर, इन्हें सर्च करने के लिए इंटीजर आई लेता हूँ, आई की वैल्यू मैंने जरूर ली और लूप चला दिया जब तक आई लेस देन argc। और ये एक एक करके डिस्प्ले क्या करें, printf /n%s argv नाम का जो एरे है उसके ith में जो वैल्यू और i प्लस प्लस कंपाइल किया, देन F9 किया, डॉट शेल में गए और यहाँ लिखा है NME 153 हेलो वर्ल्ड। तो इसने दिखा दिया कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या थे, एक तो ये लाइन, दूसरा हेलो, तीसरा वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप कमांड लाइन आर्गुमेंट्स गेट कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें बताओ उसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास, अगर सपोज कर लो आप फाइल को रीड करते हो, ठीक है, फाइल को रीड करते हुए एक तो आपके पास है कि EOF चेक करना, एंड ऑफ द फाइल रीड करते हैं, ठीक। तो जैसे हम एक प्रोग्राम लेते हैं, यहाँ लिया void main फाइल स्टार fp लिया,
क्लियर स्क्रीन लिया, गेट ch लिया और यहाँ stdio.h को इंक्लूड किया। मैंने लिया f ओपन nme153.c और रीड मोड से अगर fp इज इक्वल टू नल हो जाए तो ये यहीं पे रिटर्न हो जाए, ये मैसेज आ जाए printf नोट ओपन। एल्स ये करें, हम नॉर्मली क्या करते हैं, करैक्टर लेते हैं ch और यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन क्या परफॉर्म करते हैं, वाइल हम 1 लेते हैं और यहाँ लिखते हैं ch इज इक्वल टू fgetc, fp से वैल्यू लेते हैं, अगर ch इज इक्वल टू eof आ गया तो ब्रेक हो जाए, अदरवाइज printf %c ch डिस्प्ले। सारा काम खत्म होने के बाद f क्लोज fp चलाया, उसे पूरा प्रोग्राम रीड करके आपको दे दिया। अब वो कहते हैं ये जो एंड ऑफ को टेस्ट करने की टेक्निक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ हो सीधा लिखो feuf नाम का फंक्शन, fp सप्लाई कर दो और नोट दे दो, यहाँ रीड किया और ऐसे चलो। तो इससे क्या होगा कि एंड ऑफ द फाइल फंक्शन क्या देगा, 0 तब देगा जब एंड ऑफ फाइल नहीं मिली, और 1 तब देगा जब एंड ऑफ फाइल मिली। जैसे चलाओगे तो वही सेम मतलब एक ये भी तरीका है करने। अब ये कहता है कि कुछ एरर आ जाती है कई बार, जैसे सपोज करो आप यहाँ आए, आपने ये क्या फाइल को ले लिया राइट मोड में ओपन, ए मोड में ओपन कर दिया, ठीक, और उसमें स्टार्ट कर दिया आपने रीडिंग, तो क्या होगा, मतलब अपेंड मोड में ओपन किया यानी राइट मोड में, और आप उससे डिमांड कर रहे हो क्या करे, रीड करके दिखाएं, चलाते हैं तो कुछ इस तरीके का अनप्रेडिक्टेबल सा बन जाएगा। तो हम यहाँ आते हैं, कैंसिल किया, ठीक, और यहाँ आके हमारे पास एक चेक है इफ f एरर कि fp में कोई एरर है, अगर fp में एरर आ गई तो ये दिखा दे printf एरर इन रीडिंग फाइल, ठीक, और यहीं से ब्रेक हो जाए, चलाया तो यहीं पे आपको दिखा के वापस आ जाए, मतलब ये कुछ एरर डिटेक्टिंग है जो आप कर सकते हो। दूसरा आप चाहते हैं कि नहीं साथ में कुछ और अच्छी सी मैप एरर आए तो आप लिखो p एरर फाउंड, ये आपको कुछ डिटेल में बताएगा कि एरर क्या है, तो इस तरीके से लिखा गया एरर फाउंड हुई है, एरर 0, तो इस तरीके से p एरर नाम का एक फंक्शन। अब उसके बाद ये ना एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताते हैं, जैसे एक एसटीडी इन आपका रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को, std आउट रिप्रेजेंट करता है आपके मॉनिटर को, और std pr रिप्रेजेंट करता है आपके प्रिंटर को, std r रिप्रेजेंट करता है आपके एरर डिवाइस को। आप इसकी रीडायरेक्शन को कंट्रोल करवा सकते हैं, तो आप यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे तो वो परफॉर्म हो सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है 150.6.c किया, यहाँ है, इस प्रोग्राम में करता क्या है, एक कैर ch लिया, ठीक, while ch इज इक्वल टू गेट c std और नॉट इक्वल टू vf, ठीक, और ये क्या कर दे f पुट c ch इंटू std। आपने सिर्फ एक प्रोग्राम किया और इसे मेक कर रहे हैं, मतलब ये कमांड लाइन से चलेगा। अब मैं यहाँ आता हूँ, बस प्रोग्राम को चलाता हूँ, तो मैं डॉट शेल में आया और मैंने कहा ये प्रोग्राम nme156 रन कर,
हेलो वर्ल्ड लिया, बाहर आ गए। F6 प्रेस करके या कंट्रोल जेड प्रेस करके आप बाहर आ जाओ। आपने ये काम किया, अभी क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है यही डिस्प्ले हो रहा है, मतलब यहीं से रीड करते हैं, यहीं डिस्प्ले करते हैं। वो कहता है आप इसे रीडायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? आपने यहाँ लिखा है NME 156 और आपने रीडायरेक्ट कर दिया mpoem.txt फाइल। आपने इस तरीके से रीडायरेक्ट इस तरीके से बता दिया, लिखा हेलो वर्ल्ड दिस इज एन एक्शन डन और F6 कर दिया, बाहर आ गया। इसने क्या किया, एक NPO पोएम नाम से फाइल बना दी और जो आपने लिखा वो सारा रीडायरेक्ट होकर यहाँ आ गया। आप रिवर्स भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ आए 6 लेस देन mpoem.txt। अभी अगर इस फाइल से सारा रीड करके इस प्रोग्राम में ऐसे डाल दें तो सारा रीड करके तो ये एक्चुअली रीडायरेक्टिंग द आउटपुट है कि आप अपनी आउटपुट को रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो इसने ये वाले एग्जांपल किए हुए इनपुट भी करवा सकते हैं। यहाँ ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। उसके बाद हमारे पास ना बिटवाइज ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब क्या है? इन्हें समझने के लिए तुम्हें कुछ इस तरीके से काम करना पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं एट द एंड ये एक नंबर होती है, ठीक है, और नंबर 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो कोई भी आप नंबर लेते हो या कोई वैल्यू लेते हो एट द एंड इसमें 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नम की वैल्यू मैंने एक 10 ली और मैं कहता हूँ आंसर में नम का कॉम्प्लीमेंट निकल जाए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट जो 10 होता है, 10 का जो बिट पैटर्न होता है वो आपका कुछ ये होता है। जैसे यहाँ प्रोग्रामर में गए, मैं 10 लिया, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट ये प्रोग्राम क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट जहां 0 है वहां 1 और जहां 1 है वहां 0, तो यानी एट द ये बन जाएगा 1 0 1 बन जाएगा। तो जैसे ही अगर मैं इसका 1 कॉम्प्लीमेंट करके डिस्प्ले करूं %d आंसर, तो इसकी आउटपुट कुछ ये बन जाएगी 11। तो अगर हम चेकआउट करें कि इसकी क्या आउटपुट बनती है 5 1 में 1 कॉम्प्लीमेंट अच्छा, उसने आगे के साइन बिट भी इसके 1 1 कर दी, मतलब जो 0 आगे 0 फिल होता है उसे भी 1 1 1 1 1 परफॉर्म कर दिया। तो मतलब ये एक्चुअली आपके बिट पे काम करेगा। ये एक दूसरा बिट पैटर्न लगा देते हैं, यहाँ आते हैं और बोलते हैं इसके 2 बिट शिफ्ट कर जाए। 2 बिट शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि अगर आपने ये जो 10 लिया है इसके 2 बिट शिफ्ट करने का मतलब है, और वो भी किस साइड को? राइट साइड को। तो ये बिट पैटर्न कुछ ऐसा बन जाएगा 10। तो ये मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट 2 रह जाएगा। तो जैसे अगर इसे चलाते हैं तो 2 बिट पैटर्न रह जाएगा। तो राइट को शिफ्ट कर दिए 2, अगर आप लेफ्ट को शिफ्ट कर देते हो तो 40 हो जाएगा। मतलब बिट पैटर्न है, जैसे 10 10 होगा इस तरीके से। अब स्क्रीन पे आप इसको राइट को शिफ्ट कर दो तो ये 1 यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ, जो बीच में बाकी जगह बची 1 0 0 जगह दे दो। तो अब इसका जो नंबर का बिट पैटर्न है तो बड़े नंबर का बिट पैटर्न होगा ना, तो वो नंबर आपका 4 मल्टीपल हो जाएगा 2 बिट शिफ्ट करने पे। तो कई बार ये भी पूछा गया जाता है इंटरव्यू वगैरह में कि बिट पैटर्न बताओ या ये बताओ कि फास्टेस्ट तरीका बताओ 4 मल्टीपल का। अगर आपको किसी नंबर का 4 मल्टीपल निकालना, उसका फास्टेस्ट वे क्या है? उसके 2 बिट शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड। अगर राइट को शिफ्ट कर दो तो ये क्या करता है? ये राइट को शिफ्ट कर देता है तो ये तो गायब हो जाता है, बस तब ज्यादा 10 थी और बाकी जो 10 की जगह 1 0 0 0 0, इसलिए वो 10 से सीधा 2 हो गया। तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में बता रखा है, लेफ्ट शिफ्ट भी है और एक बिटवाइज एंड ऑपरेटर भी है।
अब ये जो एंड है ना, ये इस तरीके से भी यूज हो जाता है, a greater than 10, b greater than 10, a greater than 10, मतलब इस लॉजिकल ऑपरेटर की जगह आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो कई बार इसका डिफरेंस पूछा जाता है कि बिटवाइज एंड और लॉजिकल एंड में फर्क क्या है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो ये होता है, ये शॉर्ट सर्किट होता है आपका लॉजिकल एंड, और जो बिट पैटर्न वाला होता है वो दोनों कंडीशन चेक करेगा, चाहे पहले कंडीशन फॉल्स भी आए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, बाकी यही चलता है, 0 0 आया 0 देगा, 0 आया पर ऐसे ही हो गया आपका। तो एक बिटवाइज और भी है, वो एक साइन दे रहा हूँ, एक्सोर भी है, जहां 0 0 होगा वो उस तरीके से पैटर्न बदल देगा। अब एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आता है जिसमें नंबर आपके यहाँ तक जाते हैं, जैसे 0 से 0 0 1 2 3 4 9 तक, ये 10 ये बनता है, ये बनता है, इस तरीके से बनता है। अगर हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखनी हो तो उसके लिए तो हमारे पास अलग से फॉर्मेटर आता है, जैसे आप यहाँ लिख दो %x, तो जो भी आपका नंबर होगा उसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। अच्छा, नम का देखना है, आंसर का देखना तो 28, अगर 40 को हेक्साडेसिमल से रिप्रेजेंट किया जाए तो 28 बनता है। ये इस तरीके से फॉर्म। तो ये चैप्टर बेसिकली है। बाकी अगले का छोटा सा पार्ट, जैसे तुम मान लो एक सिचुएशन लेते हैं, सपोज करो तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है और एक फ्लोट आंसर। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 है। मैं कहता हूं जो मेरा आंसर है वो x डिवाइड बाय y होना चाहिए। प्रिंटफ आंसर, इसका आउटपुट क्या है? लेकिन इंटीजर अपॉन इंटीजर है, x इंटीजर है, y इंटीजर है, देन 1.00 आना चाहिए। जैसे फिर मैं से चलाता हूँ 1.0000 आ जाए, ठीक है। तो अगर मुझे फ्लोट में आंसर लाना हो तो किसी एक को फ्लोट में बनाना पड़ेगा। तो हमने नॉर्मली भी अगर जो काम करते थे तो हम क्या करते थे, एक वैल्यू को फ्लोट में बना देते थे 0.0 लगा के। पर यहाँ पे वैल्यूज नहीं है, यहाँ तो आपके वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो यहाँ एक टॉपिक आता है टाइप क्लास में। अगर इसे कन्वर्ट करना है तो इसके नाम के आगे इस तरीके से लिखो, तो ये y को फ्लोट टाइप में कास्ट कर देगा। चलाया, अब यहाँ क्या किया, एक किसी भी एक वैल्यू को फ्लोट में बना दिया, तो इंटीजर अपॉन फ्लोट ऑलवेज विल बी फ्लोट। तो इस तरीके से काम कर जाए, ठीक है। क्लियर ये है? इसका आंसर क्या है इसका? 1.5 वो किस है? 6 से डिवाइड करो 4 को। पर सर वो ऑपरेटर तो वो वाला है, क्वेश्चन निकालने वाला ऑपरेटर है। हाँ, तो पर फ्लोट अब के ऊपर चल रहा है ना, तो फ्लोट तो डेसिमल तक जाएगा आगे, ठीक है, वो फ्लोट आ गया ना आगे, ठीक है। तो ये कैसा हो गया आपका, ये वाला ऑपरेशन। एक और है हमारे पास, जैसे लेट अस सपोज कर लो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये नहीं। अब अगर मुझे कभी भी इसके वेरिएबल बनाने पड़े तो मुझे बार बार इतनी लंबी लाइन लिखनी पड़ती है, स्ट्रक्ट emp e लिखनी पड़ती है। मैं चाहता हूँ इतनी लंबी लाइन ना लिखनी पड़े, तो उसके लिए आपके पास एक टाइप डेफ आता है। आप लिखो टाइप डेफ स्ट्रक्ट emp एम्प्लॉय। अब आप जहां पे भी एम्प्लॉय लिखोगे तो उसका मतलब वो वही लगा देगा। तो हम यहाँ पे e डॉट सैलरी 19,000 लिया और printf सैलरी लिया तो यानी कि ये टाइप डेफ नाम का कीवर्ड है जिससे आप स्ट्रक्ट emp को
शॉर्ट फॉर्म बना दे रहे हो एम्प्लॉयज, जिस तरीके से भी है तो वो अपनी प्रोसीड कर जाए, तो ये ऐसे काम कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स इसके अंदर है, जैसे टाइप कास्टिंग हो गया, ये वाले टॉपिक मैंने बताया अभी, ये तो की करना है आगे कर ले एंट्रेंस